हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जून के करेंट अफेयर्स। वीडियो के लास्ट में आज मैंने कुछ इकोनॉमिक के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे रिवीजन क्वेश्चन के साथ। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अच्छा, कल ना मंडे होगा और मंडे को हमारा सीए नहीं आता, मंडे को आता है वीकली सीए, वीकली क्विज। तो वीकली सीए में क्या होता है, जो पूरा हफ्ते में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए और 25 क्वेश्चंस का एक छोटा सा क्विज आपको वहाँ पे मिलेगा। आप क्विज अटेंड कीजिएगा जिससे आपका रिवीजन आपको पता चल जाएगा और जो भी स्कोर होता है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं 4 जून। तो वीडियो के एंड में आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी जिससे आप आसानी से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। जो हमारा डेली सीए आता है, डेली सीए का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। तो टेलीग्राम से आप सीए डाउनलोड कर सकते हैं और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और छोटी सी बात बता देते हैं कि टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज चल रही है। इसमें मैंने अराउंड 13 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं। तो इन सारे वीडियो को आप पिछले 5 साल के सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस के साथ देख सकते हैं, उनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोग टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज़ को फॉलो करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी, देन एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होगी और आपका जो एग्जाम होगा एसएससी का उसके पहले सारा कोर्स आपका वाइंड अप हो जाएगा। तो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पूरे 5 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करके और क्वेश्चन को इंक्लूड करके ये सीरीज़ को बनाया है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम 4 जून के करेंट अफेयर से। सबसे पहली बात करते हैं लातविया के बारे में। आप लोगों ने बाल्टिक कंट्री के बारे में सुना होगा। अगर आप यूरोप कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आपको बाल्टिक नेशन दिखेंगे। 3 बाल्टिक नेशन है, अगर आप इनको याद करना चाहें तो ऑल से याद रख सकते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो आपको बाल्टिक सी से बाउंड्री शेयर करता दिखेगा लातविया, जिसकी कैपिटल दिखेगी रीगा। तो लातविया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम क्या है, एडगर रिंकेविक्स। एडगर रिंकेविक्स जो है वो लातविया की पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें नया राष्ट्रपति बनाया है। इसके पहले एज अ फॉरेन मिनिस्टर काम कर रहे थे। चलिए, एक ही पर्सन के बारे में आज हमें बात करनी है। अब हम बाकी न्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है आर्कू कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर। आर्कू कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। अब ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को अगर ये सर्टिफिकेशन मिल जाए तो उससे क्या अंतर आते हैं उसके प्रोडक्शन में या उसकी मार्केटिंग में, वो भी हम देख लेंगे। तो आर्कू वैली कॉफ़ी, आर्कू वैली आपको कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर आपको बेसिकली आर्कू वैली देखने को मिलेगी और वहाँ पे जिस कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसको हम आर्कू कॉफ़ी कहते हैं। एंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ठीक है, तो आर्कू वैली कॉफ़ी और ब्लैक पेपर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश हैव रिसीव ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। इन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अपेडा देती है। कौन देती है, कौन सी बॉडी है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट इशू करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अपेडा। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा का फुल फॉर्म होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि इस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट को इशू करने का काम करती है। इससे क्या होगा, इससे एक तो पता चलेगा कि ये इसको किस तरीके से कल्टीवेशन किया जा रहा है और इसके लिए 21,000 एकड़ की ज़मीन, लैंड जो है वो सर्टिफाइड किया गया है कि जहां पर ये आर्कू कॉफ़ी और ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी ब्रांडिंग होगी और नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे किसानों को फेयर प्राइस, जो फेयर दाम है इन प्रोडक्ट के, वो भी मिल सकेंगे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बाद। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट विल इनेबल ट्राइबल फार्मर्स टू कमांड हायर प्राइजेस फॉर देयर कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर। अगली अगर बात करें अपेडा के बारे में, तो जैसे कि मैंने कहा कि अपेडा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका काम क्या होता है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम होती है और एक एपेक्स बॉडी है फॉर प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ
एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। तो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से मतलब एग्रीकल्चर से जैसे टमाटर हुआ, उसके बाद उसका क्या बनता है, केचप बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट। तो उनकी ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट करने की जो एपेक्स बॉडी होती है वो एपेडा होती है, और यही एपेडा जो है वो एक्सपोर्ट और ट्रेड वगैरह को प्रमोट करता है, और इसी के द्वारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और 1986 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर यूपीएससी वाला कोई बच्चा और स्टेट पीएससी वाला कोई बच्चा है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आर्कू कॉफ़ी जिसे रिसेंटली ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है बाय अपेडा, तो ये किस मिट्टी में इसका प्रोडक्शन होता है। ये इसके लिए 4 कंडीशन दे देंगे, क्लाइमेट कंडीशन कैसी होना चाहिए या सॉइल का पीएच लेवल क्या होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है, और इस तरीके के क्वेश्चन जनरली स्टेट एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स में होते हैं। तो अगर हम बात करें आर्कू वैली के बारे में, तो आर्कू वैली आपको बेसिकली आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर इस आर्कू कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, यहाँ पर भी इसी प्रकार की लोकेशन होती है, इसी प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन होती है जहाँ पे आर्कू कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके लिए हॉट डे चाहिए, मतलब दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और रात में ठंड होनी चाहिए, कोल्ड नाइट। और जो सॉइल होनी चाहिए ना वो आयरन रिच होनी चाहिए, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो आर्कू कॉफ़ी का प्रोडक्शन बेसिकली रेड लेटेराइट सॉइल में होता है और जिसका पीएच वैल्यू 6 से लेकर 6.5 होता है। अगर बात करेंगे तो हिली रीजन में इस कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, जिसके लिए 1250 से लेकर 1500 mm तक एवरेज रेनफॉल की ज़रूरत है और लगभग 3000 से 5000 फीट की हाइट पे आर्कू कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे BIS इंट्रोड्यूस 31 इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष। अब आयुष मिनिस्ट्री आपने देखा है लगातार आयुष मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उनको किस तरीके से, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी पहचान दिलाई जाए। तो इसलिए उनको सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। आप भी जब कोई प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदते हैं तो हम देखते हैं कि इसको फसाई का सर्टिफिकेशन है कि नहीं, ISO का सर्टिफिकेशन है नहीं, या गोल्ड का प्रोडक्ट लेते हैं तो हॉलमार्क है कि नहीं। तो हम हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 31 इंडियन प्रोडक्ट को भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नोटिफाई 31 इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द आयुष, जिनमें से 30 प्रोडक्ट जो हैं वो आपके आयुष से रिलेटेड है, और आयुष मतलब आपकी हर्ब से रिलेटेड है जो आपकी औषधिय बनाने में मदद करेगा, और एक प्रोडक्ट जो है वो स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट है। BIS हैज सेटअप एन एडिशनल डिपार्टमेंट, BIS के द्वारा एक एडिशनल डिपार्टमेंट भी बनाया गया है विद डेडिकेटेड फोकस ऑन आयुष, क्योंकि आयुष मतलब आयुष मंत्रालय को यहाँ पे फोकस करने की बात की जा रही है। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा और हर्ब्स को यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने की बात की जा रही है। ओके, अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। बाय टेकिंग दिस स्टेप टूवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन इन द फील्ड ऑफ आयुष, BIS aims to enhance the quality and credibility of आयुष प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑब्वियस ही बात है, कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है, अगर उसके पास BIS का सर्टिफिकेट है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। और हम भी जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम भी ब्रांड चेक करते हैं उसके पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और क्रेडिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यही तो चाहता है कि उसके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और क्वालिटी को, मतलब क्वालिटी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस मेंटेन रहे। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाला डिपार्टमेंट BIS है। ओल्ड दिल्ली में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। प्रमोद कुमार तिवारी डायरेक्टर जनरल है और 1986 में इसका फॉर्मेशन किया गया है। नेक्स्ट है एक और यहाँ पर स्कीम लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। सिटीज़ 2.0, सिटीज़ का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिटीज़ का फुल फॉर्म है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। तो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इन्होंने रिसेंटली सिटीज़ 2.0 प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है। और सिटीज़ का फुल फॉर्म भी आपको पता चल चुका है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये पूरा जो सिटीज़ 2.0 प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
इसके अलावा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी की पार्टनरशिप और यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप से रन किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत भी तो होगी, तो फंडिंग कौन करेगा? यही जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, वो यहाँ पे फंडिंग करने का काम करेगा। तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके अलावा पार्टनरशिप हुई है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, और फिर सिटीज़ 2.0 प्रोग्राम को रन किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। कितने समय के लिए? 4 सालों के लिए। कब से कब तक? 2023 से लेकर 2027 तक, 2023 से 2027 तक। अब क्या किया जाएगा इसमें? फोकस एरिया क्या होंगे? पहली चीज, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। दूसरा है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिटी लेवल पे होना चाहिए। तीसरा, क्लाइमेट ओरिएंटेड वर्क कैसा हो रहा है, रिफॉर्म्स कैसे हो रहा है स्टेट लेवल पे, इस पे निगरानी रखने का काम करेगा। और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को प्रचार करने का काम नेशनल लेवल पे किया जाएगा। ये सारा सिटीज प्रोग्राम के अंदर किए जाने वाले फोकस एरिया होंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, रिसेंटली बिडिंग हुई थी कि अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनीज हैं, वो आए और बिड करें कि कौन जो है वो भारत के लिए 100 वंदे भारत ट्रेन बना सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज आई, उन्होंने बिड करी, भारत की भी कंपनीज थी और एफडीआई को भी एक्सेप्ट किया था, तो फॉरेनर कंपनीज भी यहाँ पर थी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो बिडिंग है वो फ्रांस की एक कंपनी ने जीती है, क्योंकि बिडिंग में क्या होता है ना, जो सबसे कम बिड करता है उसके पास ही कॉन्ट्रैक्ट पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम। एल्स्टॉम ने इस बिड को जीता है और अब ये इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है कि 100 वंदे भारत ट्रेन को डिजाइन करेगा ये। और कितने का कॉन्ट्रैक्ट है ये? 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, तो फ्रेंच रेलवे मेजर एल्स्टॉम ने लोबेस्ट बिड करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस राइट ले लिए हैं 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने की, और जो टोटल वैल्यू होगी 30,000 करोड़ रुपए। इसने बिड की थी कि एक ट्रेन सेट ये 150 करोड़ रुपीस में बना देगा। बाकी कुछ और कंपनीज थी, जैसे कि भारत की भी एक कंपनी यहाँ पे बिडिंग में शामिल थी जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंट्रल रेल भी थी, और इंडिया की मेधा सर्वो भी थी, और इन्होंने 169 करोड़ रुपीस में कहा था कि वो एक रेल ट्रेन सेट बनाएंगे। तो बिड जीत ली है फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने। ठीक है, ये 100 यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको पेमेंट की जाएगी, और आधी पेमेंट की जाएगी, और 17,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे उसको मेंटेनेंस भी करना होगा मैन्युफैक्चरिंग के अलावा। देखो यहाँ पे लिखा है मेंटेनेंस, तो 35 ईयर तक यहाँ पे मेंटेनेंस भी इस कंपनी को करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, साउथ कोरिया ने अपनी पहली कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, साउथ कोरिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट, और इसने इसे नैरो स्पेस सेंटर साउथ कोरिया से लॉन्च किया है। किसकी मदद से? नूरी रॉकेट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नूरी रॉकेट किस कंट्री का है, तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया का है नूरी रॉकेट। और आने वाले समय में 3 और नूरी रॉकेट को ये लॉन्च करेगा 2027 तक। अब साउथ कोरिया कुछ करे तो ऐसा तो होगा नहीं कि नॉर्थ कोरिया कुछ ना करे, क्योंकि साउथ कोरिया ने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला स्पाई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया, लेकिन हालांकि वो स्पाई सैटेलाइट जो था वो फेल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो पहला कमर्शियल सैटेलाइट है इसका नाम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 है। नियर अर्थ ऑर्बिट में इसको सेटअप किया जाएगा। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, वॉन करेंसी है, और यून श्योक्योल यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है कोमोडो एक्सरसाइज कोमोडो। ये इसका 4th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 4थे नंबर का संस्करण है, और आज से ही 4 जून से ही इस एक्सरसाइज की शुरुआत हो रही है, और इंडोनेशिया इसे होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023 जो कि 4थे नंबर की मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। आइए इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि एशिया पैसिफिक रीजन में काफ़ी टेंशन आपको देखने को मिलता है, स्पेशली वो साउथ चाइना सी का जो रीजन है, वहाँ पर कई सारे आइलैंड्स हैं। जापान भी क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है, कुछ आइलैंड पे वियतनाम क्लेम कर रहा है। तो ये पूरा बहुत टेंशन वाला एरिया है, और लगातार इस एरिया में चाइना की पावर भी इंक्रीज हो रही है। तो चाइना की पावर को कम करने के लिए और उनको दिखाने के लिए भाई कि हमारे पास भी पावर है, हम अपनी कंट्रीज़ के साथ, अलग कंट्रीज़ के साथ भी अलायंस बना सकते हैं, इसलिए एशिया पैसिफिक रीजन में बढ़ती हुई टेंशन को ध्यान में रखते हुए ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, जिसका नाम है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। ठीक है,
जिसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडोनेशिया इसको होस्ट कर रहा है। 4th नंबर का एडिशन है और ये एक्सरसाइज 4 जून से लेके 8 जून तक रन होने वाली है। इसमें इंडोनेशिया ने 47 नेशन को बुलाया है, इनवाइट किया है, जिससे इन सारे देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टाई हो सके। अब यहाँ पे चाइना तो शांत बैठेगा नहीं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया जब कुछ करता है तो साउथ कोरिया शांत नहीं बैठता, या साउथ कोरिया कुछ कर रहा है तो नॉर्थ कोरिया भी कुछ करता ही है। वैसे ही जब यहाँ पे अगर एशिया पैसिफिक रीजन की अलग अलग कंट्री कोई एक्सरसाइज कर रही है तो चाइना भी तो कोई एक्सरसाइज करेगा। तो चाइना ने भी प्लान कर ली है एक जॉइंट ड्रिल एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज का नाम होगा आमना, ठीक है, यामना UI एक्सरसाइज इसका नाम है। और ये आसियान कंट्रीज़ के साथ मिलके करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है चाइना। आने वाले समय में जब डेट अनाउंस करेगा तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आसियान देशों के साथ एक्सरसाइज करेगा जिसमें कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम शामिल होंगे। ठीक, अमाना UI एक्सरसाइज का नाम है। लास्ट न्यूज़ है आज की हमारे पास नेटो। अभी रिसेंटली आपको पता है कि 31st मेंबर बन गया है नेटो का फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड पहला कंट्री बन रहा है अभी नेटो का जो इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है। तो नेटो कंडक्ट कर रहा है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है आर्कटिक एक्सरसाइज। और किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ फिनलैंड के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड को क्या हो गया, उसको प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि फिनलैंड और स्वीडन जो है वो नेटो के मेंबर बने। आने वाली जो जुलाई में मीटिंग होने वाली है उसमें बताया जा रहा है, इतनी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा। फिलहाल स्वीडन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। हाँ, अप्रैल में फिनलैंड को ज़रूर नेटो का मेंबर बनाया था। अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन की बहुत बड़ी बाउंड्री रशिया के साथ लगती थी और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा नेशन हो, नेटो मेंबर हो, जिसकी बाउंड्री रशिया के साथ लगे। और फिनलैंड ने अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे रशिया और फिनलैंड की आप बाउंड्री देख सकते हैं। 1340 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ से कनेक्ट होती है। और 31st नंबर का नेटो का मेंबर फिनलैंड बन गया है, जो कि इस एक्सरसाइज को होस्ट भी कर रहा है। इसलिए नेटो यहाँ पे रशिया के थ्रेट को ध्यान में रखते हुए एक काउंटर एक्सरसाइज नेटो के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि आर्कटिक एक्सरसाइज कौन कंडक्ट कर रहा है? तो नेटो अलायंस कर रहे हैं। कौन होस्ट कर रहा है? तो फिनलैंड होस्ट कर रहा है। ठीक, कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देखते हैं। पहली न्यूज़ है यहाँ पे 3rd इंडिया वियतनाम मैरीटाइम एक्सरसाइज न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1275 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस पहला ऐसा लाइफ इंश्योरेंस बन गया है जो टाइप 2 डायबिटीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान लेकर आया है। नेक्स्ट है अभी कुछ दिन पहले मैंने यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में बताया, फिर सुमन शर्मा के बारे में भी बताया, मनोज सोनी के बारे में बताया था आपको। उसके बाद मैंने सुमन शर्मा के बारे में बताया जो यूपीएससी की मेंबर बन गई हैं। अब यूपीएससी में एक और मेंबर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है विद्युत बिहारी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एमएसएमई सेक्टर में। इन्होंने सचिव के रूप में काम किया है 2021 से लेके मई 2023 तक, मतलब अभी रिसेंटली काम करके फ्री हुए हैं ये एमएसएमई में सेक्रेटरी के रूप में विद्युत बिहारी। इन्हें यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ थे, वो आपने देखी। अंत में बात करते हैं हेडलाइंस के बारे में जो आज हमने डिस्कशन किया है। पहला डिस्कशन हमारा ये था कि लातविया पार्लियामेंट के द्वारा एडगर रिंकेविक्स को नया राष्ट्रपति बनाया गया है। आर्को कॉफ़ी और ब्लैक पेपर को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया है BIS ने, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अपेडा ने दिया है। नेक्स्ट है BIS ने इंट्रोड्यूस किया है 31 इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द आयुष। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने यहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा सिटीज़ 2.0 प्रोग्राम शुरू किया गया है। और सिटीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। फिर फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम क्या है? एल्स्टॉम है, जिसने 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मेंटेन भी करेगा। साउथ कोरिया ने अपना पहला कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया है। फिर मल्टी नेबल एक्सरसाइज जिसका नाम है कोमोडो, ये 4 जून से लेके 8 जून के बीच में कंडक्ट हो रही है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है नेटो के द्वारा लॉन्च की गई है एक एक्सरसाइज टू प्रोटेक्ट फिनलैंड जिसका नाम है आर्कटिक एक्सरसाइज। ओके, तो ये आज हमने डिस्कशन किया है। अब कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम चेंज करके रानी अहिल्याबाई के नाम पे रखने का डिसाइड किया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार किस बैंक के नए MD एंड CEO बन रहे हैं? आंसर हो जाएगा यूको बैंक, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट कौन बने हैं? आंसर है पी उपाध्याय बने हैं। हमने कल ही इस न्यूज़ को कवर किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री है जो अपना फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च कर रही है नियर अर्थ ऑर्बिट में? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ PSLC? अब ये PSLC क्या होता है? तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, उनको PSL के बारे में ज़रूर पता होगा, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और यहाँ पे PSLC का मतलब हो जाएगा प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? तो ये जो 4 टाइप में सर्टिफिकेशन होता है, एग्रीकल्चर, MSME, स्टार्टअप्स एंड आपके रीजनल, यहाँ पे मार्जिनल फार्मर्स, तो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर द 4 टाइप ऑफ PSLC सर्टिफिकेट, मतलब आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, MSME एंड जनरल, दैट जिनको भी यहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कोई कंपनी MSME है या नहीं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होगा ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ माइक्रो इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ब्लैंक एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ब्लैंक। तो कोई भी माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन सी कहलाती है? तो ऐसी इंटरप्राइजेस जिसमें प्लांट एंड मशीनरी, जो इक्विपमेंट है, उनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो और इनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्माइल। स्माइल, ये इस स्कीम को लॉन्च किया था सिडबी ने। स्माइल स्कीम किसने लॉन्च की थी? सिडबी ने। क्योंकि हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एम है इसका क्या मतलब है? तो एम का मतलब है मेक। एम का मतलब क्या है? मेक। आइए हम देखते हैं पूरा कि स्माइल का फुल फॉर्म क्या है। तो सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेस। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेस। नाम से समझ में आ रहा है कि स्टार्टअप और छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को, MSME को ग्रोथ करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए स्माइल स्कीम की शुरुआत की गई होगी। तो स्माइल का नाम क्या हो गया? सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन में ना केवल इतना लिखा होता कि स्माइल एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, उसमें एम का क्या मतलब है, और सिडबी बर्ड जो है वो हटा दिया गया। अब सिडबी को हटा दिया, भूल जाओ। अब बोल रहा है कि अब स्माइल कोई नई स्कीम लॉन्च की गई है, उसमें एम का क्या मतलब है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तब आपको ऑप्शन सी टिक करना है, मार्जिनलाइज्ड। अगर सिडबी ने लॉन्च किया है तो अलग स्कीम है, और अगर यहाँ पे इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, तो इसका अलग मकसद हो जाता है। हम इस स्माइल स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और 100% इसका बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, जिसके लिए 365 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए, मतलब 21-22 से लेकर 25-26 तक के लिए है। यहाँ पर स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और जो लोग भी बैगिंग, मतलब भीख मांगने में इंगेज हैं, तो उनको एक अच्छा घर और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके ग्रोथ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करना इस स्माइल स्कीम का मकसद है, जिसको आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। ऐसी ही एक स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की है जिसका नाम है सहाय। ठीक है, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन, केयर एंड रिहैब ऑफ बेगर्स। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन। द गवर्नमेंट टुक ओवर द NHB फ्रॉम द RBI इन। अभी जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये फिलहाल तो गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, लेकिन पहले कभी ये RBI की थी। तो NHB को RBI से ले लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये कब की घटना है, कब ऐसा किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2019 में, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन देखेंगे आप 9 जुलाई 1988 में हुआ था, और ये RBI के अंदर काम करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और RBI के पास 1450 करोड़ रुपए के जितने भी शेयर थे NHB के, वो ले लिए। तो अब RBI नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बॉडी को ओन करती है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। तो इसमें एज ग्रुप क्या है जिसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया गया है, और ये स्कीम
बिलो 10 ईयर मतलब 0 से 10 साल आप कह सकते हो, या फिर आप बिलो 10 ईयर बोल सकते हो, गर्ल्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च की गई, 2016 में। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन 2016 द सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जिसका मकसद है केटर करना गर्ल चाइल्ड को। ऐसा कोई भी पेरेंट या गार्जियन जिनकी 2 लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और 0 से लेकर 10 ईयर्स तक मतलब बिलो 10 ईयर्स की गर्ल्स के लिए ये ओपन करती है अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। नेक्स्ट है द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड 1,000 बैंक नोट हेल्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पे 500 रुपये और 1000 रुपये के बैंक का डीमोनेटाइजेशन मतलब इनको नोटबंदी कब की गई थी, ये जो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली 2000 रुपीज़ के नोट को मार्केट सर्कुलेशन से हटा दिया गया है, डिमोनेटाइज कर दिया है। तो ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 500 और 1000 रुपये के नोट को कब डिमोनेटाइज किया गया। तो ये समय था नवंबर का और 2016 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, ये क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। रिंग साइड बुक के ऑथर कौन है? रिंग साइड बुक के ऑथर कौन है? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, डॉक्टर विजय दर्रा और के सैलजा। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और कल संडे का क्विज अटेंड करना नहीं भूलेंगे। सो मिलते हैं कल। टेक केयर एंड बाय बाय।